हेलो नीट वालों, तो कैसे हो आप लोग। यार आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 का पीवाईक्यू सीरीज देखने वाले हैं। तो यार पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आज के जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसमें होगा सारा ही आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 1 का जो पीवाईक्यू सीरीज है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। और उसमें हमने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं यार वो सारे ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि आपको भी पता है सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है और दूसरे सर इसी में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैंने दो पार्ट को इस तरीके से डिवाइड किया कि पहले वाले पार्ट में सारे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो एक नॉर्मल थियरी को अप्लाई करके अपन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आज के जो हम लोग सेशन में देखेंगे इसमें क्या होगा यार कि सारे ही सवालों के अंदर एक लंबी कैलकुलेशंस होगी। और मैं बात करूं कि ये लंबी कैलकुलेशन से सबसे ज्यादा घबराहट आपको होती है, तो मैं आपको बताना है कि एक माइंड टेम्परामेंट अपना फुलफिल करके इस लेक्चर को आप देखेंगे और जिस पेस के साथ आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व करेंगे यही सेम पेस आपको अपने नीट एग्जाम के अंदर रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस के जो सवाल होते हैं वहां पे आपका पेस ज्यादा मैटर करता है। या मैं अगर बात करूं तो वहां पे आप कितनी तरीके से अपने माइंड को कितना रिलैक्स करके सवाल को सॉल्व करते हो ये ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक नॉर्मल सी भी मिस कैलकुलेशन वो पूरे सवाल को रॉन्ग कर देती है, राइट। तो ये सारे ही इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से आप एब्जॉर्ब करोगे और बहुत अच्छे तरीके से ये न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच वाले सवाल आप अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हो यार। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो यार, अब हम बात करें आपसे कि सर नीट का सबसे पहला सवाल जो नीट 2022 में देखने को मिला था, सारे ही सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। तो यार याद रखना कि आपको ये बात जरूर समझनी है कि सर ये सारे ही सवाल क्या है भाई, ये सारे ही सवाल नीट में पूछे ही गए हैं। तो सिंपल सी बात है सर, जो भी सवाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट ऑलरेडी एक बार इसको पूछ चुका है, तो ये पीवाईक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी और आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एज वेल एज फॉर योर रिविजन के लिए भी। तो ध्यान से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यार पहले सवाल को अगर देखा जाए तो पहले सवाल के अंदर क्या बातें मेंशन है, ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर। ध्यान देंगे कि पहले इस बोल रहा है कि जो बोर ऑर्बिट में हीलियम प्लस आयन का दे रखा है रेडियस वो कितना दे रखा है 105.8 पिकोमीटर, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि सर व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन। यानी कि सर आपको हीलियम प्लस आयन का रेडियस दे रखा है या गिवन है और आपसे वो क्या पूछ रहा है, और वो आपसे लिथियम 2 प्लस के रेडियस का पार्ट आपसे पूछ रहा है। तो सर अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बोर एप्लीकेशन। अब बोर एप्लीकेशन के तीन मेजर फॉर्मूला उन्होंने हमें दिए थे, हम वो फॉर्मूलाज आपको नोट करा देते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मेट अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यार याद रखेंगे कि सर बोर एप्लीकेशन के अंदर ध्यान देंगे, इस बोर एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने क्या दिया था, हमें तीन मेनली फॉर्मूलाज दिए थे, ठीक है। अब हम बात करें कि सर वो तीनों मेनली फॉर्मूलाज किन पार्ट पे थे। आप सभी को याद होगा कि जो आपका पहला पार्ट था वो किस पे था सर, एनर्जी पे था, ठीक है। उनका पहला एप्लीकेशन किस पे था, पहला एप्लीकेशन उनका था एनर्जी पे। और दूसरा एप्लीकेशन किस पे था, दूसरा एप्लीकेशन था रेडियस पे, ठीक है। और हम बात करें यार जो सवाल अभी हम लोग यहाँ पे 2022 के लिए सॉल्व कर रहे हैं ये रेडियस पे ही पूछा गया है, यानी दूसरे एप्लीकेशन से सवाल देखने को मिला है। और सिर्फ जो तीसरा वाला पार्ट था ये किस पे उन्होंने क्या दिया था, यहाँ पे वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दिया था। यानी हम लोग बोर एप्लीकेशन की हेल्प से एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही साथ वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रेडियस का तो मैं आपको भी यहाँ पे सॉल्व करा देने वाला हूँ, बाकी आप लोग एनर्जी का भी रिवीजन कर लीजिएगा और वेलोसिटी का भी रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे शायद इस पे भी आपको सवाल देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कि सर रेडियस का इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। तो रेडियस का जो इन्होंने फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था यार, 52.9 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर बाई जेड। अब देखो किसी किसी के मन में सवाल आता है कि सर यहाँ पे 0.529 भी तो होता था। भाई याद रखना कि जो 0.529 होता था ना वो एंगस्ट्रॉन के लिए होता था और ये किसके लिए होता है, ये पिकोमीटर के लिए होता है। ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है, पिकोमीटर के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो आपको हीलियम प्लस आयन का दे रखा है, क्या दे रखा है
105.8 पिकोमीटर, यानी कि सर जो हमारा आंसर आने वाला है वो भी किस में आएगा, पिकोमीटर में। तो अगर हमें रेडियस पिकोमीटर में निकालना है तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, 52.9। और एक बात जरूर याद रखना, अगर हम रेडियस किस में निकालना चाहे, एंगस्ट्रॉन में, याद रखना अगर रेडियस एंगस्ट्रॉन में निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर बाई जेड। ये आंसर जो आएगा किस में आएगा भाई, एंगस्ट्रॉन में आएगा। लेकिन हमें तो पिकोमीटर में निकालना तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बोलो यहां तक सभी लोग साथ में हो, वेरी गुड। अब सर रेडियस के लिए अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, r इज इक्वल टू 52.9 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा n क्या है आपका, आप सभी लोग बताएंगे सर n क्या होता है, n हम अपना सेल नंबर होता है। तो यहाँ पे दे रखा है रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, यानी ऑलरेडी बोल रहा है कि n की वैल्यू क्या है सर, 3 है, यानी सेल नंबर क्या है सर, 3 है। तो यार n की जगह अपन क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, और z मतलब क्या है सर, एटॉमिक नंबर। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 3, तो इसकी प्लेस पे आप रख दोगे 3 एंड इसको आप कट कर देना, आपके सामने क्या बच जाएगा सर, 52.9 मल्टीप्लाई बाई 3। ये आंसर किस में आने वाला है भाई, पिकोमीटर में आने वाला है। तो इस रेडियस को आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा, घबराना नहीं, बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। बताओ 3 9 पहले 3 से 9 में मल्टीप्लाई करो, क्या 3 9 27 का 7 हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा भाई 2, 3 2 6, 2 क्या हो जाएगा 8 एंड 3 5 15, 158 पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो आ जाएगा 7 पिकोमीटर। तो बताओ 158.7 पिकोमीटर आंसर आ गया कि नहीं, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, ध्यान से मैच करेंगे, बताओ 158.7 पिकोमीटर कौन सा आंसर है। देखो इसमें दो आंसर्स आ रहे हैं, 158.7 एंगस्ट्रॉन भी आ रहा है, 158.7 पिकोमीटर भी आ रहा है। तो याद रखना हम लोग कौन से ऑप्शन पे मार्क्स करेंगे सर, जो आंसर पिकोमीटर के अंदर होगा, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लें। बोलो किसी को कोई यहाँ पे कोई समस्या है यार, जिसको कोई भी दिक्कतें आ रही होंगी प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। या फिर अगर मैं ऐसा भी चाहूंगा कि अगर मैक्सिमम जनता ये चाह रही होगी कि सर अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो ये लास्ट चैप्टर आपका, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये सेकंड जो पार्ट है इसमें सारे पीवाईक्यूज हमने कवर कर रखे हैं। अगर आपको जो ज्यादा जरूरत लग रही होगी सर इस चैप्टर पे आप पीवाईक्यू सीरीज पहले अपलोड करिए तो उस पर भी हम लेकर के आएंगे, नहीं तो अगला चैप्टर जो हमारा आने वाला है वो केमिकल बॉन्डिंग पे पीवाईक्यू सीरीज में लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा सर पहले आपको किस चैप्टर के लिए चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट करिएगा और हम लोग यार अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो यार, ये कहां पूछा गया, नीट 2022 में भी ये भी आया हुआ है। और मैं चाहूंगा कि इसको आप स्क्रीन को कम से कम पॉज करें और डेफिनेटली इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें सॉल्व करने का। अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हैं फिर मेरा सॉल्यूशन प्रेफर करें। तो एक बार स्क्रीन पॉज करें भाई, ठीक है भाई। तो इसमें मोनोक्रोमेटिक क्या कह रहा है सवाल, अ मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर 1 मिलीवॉट इमिट्स फोटॉन्स विथ वेवलेंथ 1000 नैनोमीटर, ठीक है। वेवलेंथ क्या दे रखा है भाई, 1000 नैनोमीटर इन 0.1 सेकेंड, ठीक है। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 0.1 सेकेंड आपको बताना है। यानी कि सर पहले क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन है कि 1 मिलीवॉट इसका पावर दे रखा है। आपसे सवाल में क्या बोल रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब सर इस क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे, तो मैं आपको पहले थ्योरेटिकल टर्म्स सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो यार पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सर इसमें कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। तो मैं कहूँगा कि आप सभी को एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं यार, E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, H इंटू में न्यू, राइट। E इज इक्वल टू H इंटू में न्यू। अच्छा न्यू क्या है आपको पता है ना, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू को क्या बोलते हैं भाई, इसको अपन क्या बोलते हैं यार, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यार ये तो एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 0.1 सेकेंड। मैं आपको बता दूं, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हमें ये फॉर्मूला बनाना हो, यही एनर्जी अगर लिखना हो नंबर ऑफ फोटॉन के लिए, तो ये फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू N इंटू में H इंटू में न्यू, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अगर आप N से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एनर्जी किसके लिए बन जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन के लिए बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो सर यहाँ पे N का मतलब क्या हुआ, तो N का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन हो जाएगा। चलो वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखो ये पीवाईक्यू तो हम थोड़ा रैपिड इस चीज को खत्म करेंगे सवाल को। अब मुझे बताओ, यानी कि सर हमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 3 इंफॉर्मेशन एटलीस्ट चाहिए। कैसे 3 इंफॉर्मेशन चाहिए यार, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, यानी कि हमें N कैलकुलेट करना है। तो हमें और क्या दे रखा है, E हमें निकालना पड़ेगा, मतलब एनर्जी।
फिर h का वैल्यू हमें दे रखा है ऑलरेडी सवाल में, ये क्या दे रखा है 6.626 इंटू 10⁻34, और हमारे पास क्या दे रखा है सर, और हमारे पास न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी भी हमें निकालनी पड़ेगी, दिया नहीं है, ठीक है। तो यहां तक सभी लोग क्लियर हैं। अब हम आपसे बात करते हैं कि सर इसको कैसे आगे हम लोग क्वेश्चन को प्रोसेस करेंगे। ध्यान से समझेंगे बहुत कि सर एनर्जी इज इक्वल टू कैसे लिखने वाले हैं। अच्छा, आप सभी को पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें पहले एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब एनर्जी की वैल्यू निकालें कैसे यार, ये सवाल आ गया हमारे सामने। तो मैंने आपसे बताया कि क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे पावर की वैल्यू कितना दे रखी है, 1 मिली वॉट दे रखी है। क्या दे रखी है, 1 मिली वॉट। मैं आपको बता दूं कि एक मिली वॉट में कितने वॉट होते हैं, सारी चीजें एसआई में चलेंगी। 1 मिली वॉट में कितने वॉट होते हैं भाई, 10⁻³ वॉट। लिख लेना, 1 मिली वॉट में 10⁻³ वॉट होते हैं। ये चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 मिली वॉट में, यानी कि सिंपल सी बात है, हम लोग अगर वॉट में रखेंगे तो क्या रखेंगे, 10⁻³ वॉट। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे समय भी दे रखा है, समय कितना दे रखा है बताओ आपको, कि नंबर ऑफ फोटॉन निकालना है कब, 0.1 सेकंड में। यानी समय टी की वैल्यू क्या दे रखी है यार, टी की वैल्यू दे रखी है सर 0.1 सेकंड। अच्छा 0.1 सेकंड को क्या अपन 1/10 लिख सकते हैं, एज वी कैन ऑल्सो राइट इट साइड 10⁻⁻1 लिख सकते हैं सर। वेरी गुड, लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको अपन लिख सकते हैं 1/10 को क्या लिख सकते हैं सर, 0.1 सेकंड को बस मैंने फ्रैक्शन में कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं, 10⁻⁻1 सेकंड। अब सर सवाल ये उठता है कि कैसे हम लोग एनर्जी निकालें। एक एक पहले टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले एनर्जी निकालेंगे, फिर एन की वैल्यू तो हमें निकालनी, एच दे रखा है, फिर हम लोग न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो पहले बताओ यहाँ पे, अब हमें पता है सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम, P इंटू में क्या होता है सर टी। अब सबको समझ में आएगा कि मैंने ये वैल्यू कैसे लिखी, इतना क्लियर है। ऐसे पॉज करके एक बार ट्राई करते रहना यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम में कैसे कैलकुलेट करेंगे यार। पावर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी, किसमें 10⁻³ क्या है 10⁻³ अब टाइम हमने क्या बता दिया 10⁻⁻1। तो मुझे बताओ इसको सॉल्व करोगे तो आपको एनर्जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10⁻⁻⁴। सब लोग बताओ क्या एनर्जी की वैल्यू हमने नहीं निकाल दी, क्लियर है। हाँ सर एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूला में रखो, एनर्जी की जगह हम क्या रख सकते हैं 10⁻⁴। अब एन हमें निकालना है तो एन को हमने ऐसे रख दिया। एच की वैल्यू मतलब क्या, प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या रख सकते हैं सर 6.626। मैं एक ही डेसिमल मानता हूं तो मैंने लिख दिया n मल्टीप्लाई बाई 6.6 इंटू में 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई। अब आपके सामने आ जाता है न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। सभी लोग बताना अब फ्रीक्वेंसी को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं यार। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, इस स्पेस को अपन यूज करेंगे। आप सभी को पता है सर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई लैम्डा। क्या होता है सर, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा। और सी क्या है सर, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है सर, वेवलेंथ। इतना बात सभी को क्लियर है, बोलो बोलो। चलो अब मुझे बताओ न्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं सर। चलो हम लोग सी की वैल्यू रख देंगे सर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये रख देंगे। और सभी लोग मुझे बताएंगे लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है 1000 नैनोमीटर। क्या दे रखी है सर 1000 नैनोमीटर। अच्छा अब ये 1000 नैनोमीटर को सभी लोग बताएंगे, अगर इस 1000 नैनोमीटर को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर के अंदर। तो बताओ एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻⁹ याद रखना, ठीक है। तो यार इसका मतलब सर लैम्डा को अगर मीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, ठीक है। ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। अब ये किस में आ चुका है सर, मीटर में आ चुका है। अब इस न्यू की प्लेस पे सी बाई लैम्डा, इस न्यू की प्लेस पे यानी जो यहाँ पे न्यू रखा हुआ है इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे सर सी अपॉन में लैम्डा। तो बताओ मल्टीप्लाई बाई हम यहाँ क्या लिख सकते हैं सर 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर 1000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। भाई अब तुम्हारे सामने ये इक्वेशन बन चुकी है। अब सिंपल सी बात है सर, कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर दो और आप एन की वैल्यू निकाल दोगे। अब सुनो सभी लोग बताएंगे हमें चाहिए किसकी वैल्यू सर, एन की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए एन को। तो एन को वहीं रहने देते हैं, एन को वहीं रहने देते हैं सर, ठीक है। ध्यान से एक बार इसको नोट करना, एन को सही से बना देते हैं यार, विजिबल हो जाएगा ताकि आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ 10⁻⁴ यहाँ पे रखा हुआ है, तो 10⁻⁴ अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना कैलकुलेशन है, इससे घबराना नहीं है। जितनी सिंप्लिसिटी के साथ आप इसको कैलकुलेट करोगे उतना ही मजा आएगा। इधर देखो 10⁻⁴ ये 1000 को इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। 10⁻⁹ भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁹। अब बताओ यहाँ वाले जो भी टर्म्स हैं, यहाँ वाले जितने भी टर्म्स हैं ये क्या हो जाएंगे सर बताओ,
ये सारे तो ये इस तरीके से चलेंगे। अब इसको अलाओगे तो सारे डिवाइड में चले जाएंगे। बोलो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सब लोग ध्यान से बताएंगे। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर, 10 की पावर माइनस 34 किधर जाएगा, अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा है भाई, 10 की पावर माइनस 34 नीचे चला जाएगा। यानी सर यहाँ हम लिखेंगे 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 34, और फिर क्या बच गया भाई, और बोलो बोलो 3 इंटू 10 की पावर 8 भी बच गया, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 की पावर 8। यहाँ तक सभी लोग नोट करेंगे, यहाँ तक सभी लोग कैलकुलेशन नोट करेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म हम लोग कहाँ करेंगे सर, नेक्स्ट पेज पे करेंगे, हमारे पास स्पेस भी है। ध्यान देना, पहले वैल्यू लिखते क्या है, n इज इक्वल टू क्या आ चुका है भाई, ध्यान से लिखेंगे, n इज इक्वल टू 10 की पावर क्या है सर -4 मल्टीप्लाई बाई, देखो क्या है पीछे, कॉपी कर लेते हैं हम लोग वहां से, 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 1000, क्या है मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई, अब क्या है सर डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे क्या है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, क्या है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 की पावर 8। अब -4 इंटू ये इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ सभी लोग, 10 की पावर -4 और 10 की पावर -9 ये क्या हो जाएगा सर, 10 की पावर -13 इंटू ये क्या रखा हुआ है सर आपका 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यार यहाँ पे जो 6.6 है और ये 3 इसका मल्टीप्लाई करना, तो बताओ 6.6 मल्टीप्लाई बाई 3 करने पे क्या आएगा, 3 6 18 का 8 कैरी 1, 3 6 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा 19.8। यार अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या मान लेते हैं सर, 20 मान लेते हैं, ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या सर 20, ठीक है, 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, बोलो 20 करने के बाद फिर हमारे पास क्या बच चुका है सर, 10 की पावर -34, 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर क्या हो गया सर 8। यहाँ तक सब लोग साथ हो, बोलो। अब यार इस जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 1 2 और इसको हमने 50 से कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या आ चुका है सर 50 आ चुका है, ठीक है। अब सभी लोग बताएंगे 10 की पावर -34 और इंटू 10 की पावर 8, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ 34 -34 और 8, इसको आप इसको नीचे वाले को पावर को सॉल्व करोगे तो आपको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, बोलो बोलो सभी लोग ध्यान से बताएंगे। 10 की पावर -13 ऊपर है, मल्टीप्लाई बाई क्या है सर 50 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बन जाएगा आपका 34 -8 करोगे तो कितना जाएगा 26, तो यहाँ जाएगा 10 की पावर -26, ठीक है। अब 10 की पावर -26 को ऊपर लेकर के जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा सर 10 की पावर -13 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -13 मल्टीप्लाई बाई ऊपर जाके क्या बन जाएगा सर 10 की पावर क्या बन जाएगा प्लस का 26 और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा सर 50। साथ हैं सभी लोग, बताओ मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो बोलो कितने लोगों को क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यार बताया आपको 10 की पावर -13 इंटू 10 की पावर 26, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा सर, बोलो 10 की पावर 13 मिल जाएगा। यानी कि सर आपको यहां से आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 10 की पावर 13 मल्टीप्लाई बाई 50, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 50 हो जाएगा। अरे साथ हो ना। अब मुझे बताओ 50 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10, तो अगर इसको 5 इंटू 10 लिखूंगा तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 5 इंटू 10 की पावर 14 मतलब सर n की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है वो क्या आ चुकी है सर 5 इंटू 10 की पावर 14। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, एक बार चेक करते हैं। 5 है सर, ऑप्शन नंबर 2 ही आ गया 5 इंटू 10 की पावर 14। तो ये कैलकुलेशन थी, देखो कैलकुलेशन से बहुत घबराना नहीं है, कैलकुलेशन जैसे नॉमिनल आपके साथ चल रही है उसको उस तरीके से समझ के चलना है। तो बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे अगला सवाल, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिएगा। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इस सवाल में क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले रीड आउट करते हैं, सर सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल समझो पहले क्या कह रहा है सर, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। ध्यान देना क्या बोल रहा है सर 1368 किलोहर्ट्ज, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज। यानी सर हमें क्या बोल, हमसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है, वेवलेंथ कैलकुलेट करा रहा है। क्या दिया हुआ है सर फ्रीक्वेंसी। क्या सर कैसा क्वेश्चन आया है नीट 2021 के अंदर, बहुत नॉर्मल सा सवाल है। हमसे क्या पूछ रहा है सर, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, पहले हमें हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है तो हम पहले लिखेंगे यार फ्रीक्वेंसी यानी न्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, बोलो न्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर सी अपॉन में लैम्डा। क्या लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा। हमसे क्या पूछ रहा है सर लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, तो लैम्डा को सर इधर लेके जाते हैं
तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू बन जाएगा सी बाई न्यू बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्या आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू सी बाई न्यू। ठीक है, अब हमें पता है सर सी की वैल्यू तो हमें पता है क्या रख देंगे 3 इंटू 10⁸, लेकिन अब बात आती है सर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रखेंगे। तो मुझे सभी लोग बताएंगे फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है 1368 किलो हर्ट्ज, आपको किस में रखना पड़ेगा, हर्ट्ज में। तो 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज, तो यानी कि आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप सीधे लिख दोगे 1368 मल्टीप्लाई बाई 1000। बोलो क्या आप वेवलेंथ नहीं निकाल दोगे, इसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। बोलो, और एक चीज और है इसमें यार, अगर ध्यान से देखा जाए तो सी की वैल्यू क्या बोल रही है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ यही गिवन है, तो सी की वैल्यू तो हम यही रखेंगे 3 इंटू 10⁸ ही रखना चाहिए। ठीक है, हाँ यही रखेंगे। और एक बात बताओ, इसको सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा यार, ये बन जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई, यहाँ बन जाएगा सर 1368 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। भाई 10⁻3 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 3 इंटू 10⁵ और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1368। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो यार। अब सिंपल सा है, 3 इंटू 10⁵ है, यानी कि 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो। ठीक है, नीचे क्या है सर 1368। मैं आपसे कहूंगा कि अब आपको यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल मजदूरी मेथड लगा लेना भाई। ठीक है, 1368 से इसको डिवाइड कर लेना, तो 1368 से अगर डिवाइड करोगे तो एक अप्रोक्सीमेशन अगर लगाया जाए तो 1368 कितने टाइम्स जाएगा, 3000 में ले जाएंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 2 पॉइंट एंड बचेगा कितना, इसमें से बच जाएगा 1700 के अप्रोक्सीमेट। तो ये कुछ आपका आंसर जो बन रहा है, फिर हम लोग कितने बार जाएंगे 2 पॉइंट समथिंग ऐसे करके आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार कैलकुलेशन करिएगा, 2.8 219.2 आसपास। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेना यार, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आंसर आपको देखने को मिलेगा 219.2, और ये आंसर कौन सा है 219.2 मीटर, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे नॉर्मल आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, तो आप डिवीजन कर लेना, यही तक मेन चीज था जो मैंने था वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से देखो और पॉज करो और इसको ट्राई करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो तुमने इसको ट्राई जरूर किया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरूर मार्क करो, है तो PYQ, सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं कहूंगा कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ऐसा बता दूं कि ये सवाल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताता हूँ रीजन। क्वेश्चन एक बार रीड आउट करते हैं, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग्स पर मोल। एनर्जी किसमें एब्जॉर्ब हो रही है सर, अर्ग्स पर मोल में। ठीक है, इज गिवन एज एच की वैल्यू दे रखी है, और आपका स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, और आपका क्या दे रखा है, अवोगाड्रो नंबर रखे है, Na की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, अब ये समझते हैं। हमसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब, हमसे पूछ रहा है कि एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी कितना एब्जॉर्ब होगा, ई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन ध्यान रखना है, ई की वैल्यू निकालना तो है, लेकिन सर किस में निकालना है, इन अर्ग्स पर मोल। याद रखना किस में निकालना है, अर्ग्स पर मोल में। यानी सर इस सवाल के अंदर मोल भी आ रहा है। अब अगर सर मोल आ रहा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, हमने तो सर एनर्जी का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि सर एनर्जी इज इक्वल टू होती है hc अपॉन में लैम्डा। इसको और सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखते हैं, नहीं तो पूरा चीजें जो है इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, एक बार हम लोग शेप ड्रॉ कर लेते हैं तो और अच्छे से हम लोग, बाउंड्री लाइन होगी तो सॉल्व अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला पार्ट कि सर ये आपसे, ये हमसे पूछ क्या रहा है सवाल, हमसे सवाल कह रहा है कि आपको निकालना है क्या है सर, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है hc अपॉन में लैम्डा। E का फॉर्मूला क्या होता है सर, E का फॉर्मूला होता है hc अपॉन में लैम्डा। अच्छा, अगर बात किया जाए सर जो hc अपॉन में लैम्डा ये E का फॉर्मूला होता है, ये क्या है, ये होता है एनर्जी ऑफ, क्या होता है सर, एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, hc अपॉन में लैम्डा। यहां तक सबको बात क्लियर है। लेकिन सवाल यह है कि सर यहां पे हमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बताना, यहां पे हमें बताना है कि सर
अर्ग्स पर मोल के अंदर, मतलब एक मोल का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक मोल के अंदर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, ये भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो सर हम अगर एक काम करें, एनर्जी का एक ऐसा फॉर्मूला बना लें जो एनर्जी ये बताए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो आप सभी को एक मैं बताता हूं कि ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसको हमें पता होना चाहिए। आप सभी को पता है मोल का रिलेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब लोग बताएंगे एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबका सिंपल सा आंसर आएगा सर एक मोल के अंदर Na इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? Na इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो गॉड्रो नंबर के तो इक्वल होगा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल के अंदर Na इलेक्ट्रॉन होता है। मैं आपसे बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने मोल होंगे, अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? या फिर अगर मैं आपसे सिंपल सा ऐसा सवाल करूं कि अगर एक मोल के अंदर Na इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है सर? एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है hc/λ। अभी अभी हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी क्या होती है? hc/λ। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी hc/λ होता है तो Na इलेक्ट्रॉन पे कितने हो जाएंगे सर? तो बताओ Na इलेक्ट्रॉन पे कितनी एनर्जी हो जाएगी? Na इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी E hc/λ इनटू में Na। अरे आसान था कि नहीं? बताओ। अगर हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में एनर्जी hc/λ होता है तो Na एनर्जी Na इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Na इलेक्ट्रॉन। तो Na इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी हो जाएगी सर? hc/λ इनटू में Na हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो अब हमें पता है कि सर Na की वैल्यू क्या दे रखी है, बोलो। Na की वैल्यू भी आपको दे रखी है इधर पे 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। अब सभी लोग बिल्कुल सावधानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब सवाल हो जाएगा आसान। हमें निकालना था सर एनर्जी, ठीक है। अब इस एनर्जी को निकालने के लिए अपन काम क्या करने वाले हैं भाई, बताओ। चलो इस शेप को अपन क्या कर देते हैं सर, हटा ही देते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा आसानी होगी ना। इस शेप को अगर हटा दिया जाए, ये क्या हो गया भाई यार, ये क्या होता रहता है इस बोर्ड को, है अच्छा पूरा ही सेलेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, चलो रहन देते हैं भाई, इसी पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, क्या किया जाए, है मुसीबतें सामना छोड़ती नहीं है। चलो इधर बताओ, एनर्जी इज इक्वल टू क्या है सर? एनर्जी इज इक्वल टू है hc/λ इनटू में क्या कर देंगे सर? Na कर देंगे, क्योंकि हमें मोल को भी यहाँ पे इसके साथ लेकर के चलना है। बोलो यहां तक साथ हो? अरे बोलो यार। चलो अब हम लोग क्या करेंगे सर, h की वैल्यू रखते हैं पहले। h की वैल्यू क्या है सर? E इज इक्वल टू, h की वैल्यू रखो 6 पॉइंट, क्या बोल रहे हैं सर? 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग्स। ठीक है, अब किसी को लोग को याद होगा सर -34 क्यों नहीं? यहाँ पे अर्ग्स पर मोल में निकालना है ना, तो ये ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 10⁻27। ठीक है, तो हमने लिख दिया 6.62 इंटू 10⁻27। अब क्या वैल्यू बची हुई है सर? सभी लोग बताएंगे सर। सी की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 इंटू 10⁻10 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में ले रहा है। तो यहाँ पे क्या रखना है सर? 3 इंटू 10⁻10। ये भी हो गया, 3 इंटू 10⁻10 भी हो गया। अब सिर्फ रिमेनिंग क्या बचा? अब सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई लैम्डा भी है तो लैम्डा भी कर दो। लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल में? कहाँ दे रखा है भाई? लैम्डा लैम्डा क्या दे रखा है? बोलो बोलो, क्वेश्चन देख लो एक बार। एच की वैल्यू ये दे रखी है, और सी की वैल्यू ये दे रखी है, और Na की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। लैम्डा ही कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, एक सेकंड, अरे यार ये तो ऑप्शन में भी तो लैम्डा ही है, हमें क्वेश्चन में लैम्डा नहीं दे रखा है। देखो ऑप्शन पहले रीड आउट करो, सारे ऑप्शन में क्या आ रहा है सर? डिवाइड बाई लैम्डा आ रहा है। देखो सारे ऑप्शन में क्या आ रहा है सर? डिवाइड बाई लैम्डा, यानी कि हमें लैम्डा के फॉर्म में ही आंसर लाना है, घबराना नहीं है भाई, सारे लैम्डा के फॉर्म में आंसर आएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लैम्डा मल्टीप्लाई बाई, याद रखना मल्टीप्लाई बाई Na करना है, और Na की वैल्यू क्या दे रखी है सर? Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 दे रखी है। मतलब सर हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करने वाले हैं? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई। यानी कि अब आपके सामने सवाल बन चुका है, कैलकुलेशन है, अब सिर्फ यहां से केमिस्ट्री खत्म होती है और यहां से एक बेसिक मैथ स्टार्ट होती है नॉर्मल कैलकुलेशन की। अब सर इसको कैलकुलेट करते हैं, मुझे लगता है नेक्स्ट पेज पे करते हैं तो बहुत आसानी होगी हमें समझने में भी। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं एनर्जी इज इक्वल टू, भाई छाप लेते हैं पीछे से क्या क्या रखा हुआ है। एनर्जी इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻27, क्या है? 6.62 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाई बाई, और क्या है सर? और आपका है 3 इंटू 10⁻10, फिर क्या है सर? 3 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई सर क्या है? लैम्डा। अरे आराम से, अबे यार, डिवाइड बाई क्या है सर? लैम्डा। और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सर किससे?
अरे मल्टीप्लाई किससे करता है, Na से करना था ना, अरे यही तो है, Na से करना था, यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो यार इससे, बोलो क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। अब हम लोग सिंपल सा काम क्या करेंगे सर, इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे और आंसर निकालेंगे। कैलकुलेशन कैसे करना है ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले 6.62 इंटू 3 कर लेते हैं। बोलो 6.62 इंटू 3 क्या आ जाएगा, सब लोग बताओगे? बोलो बोलो 6.62 इंटू 3। सारी चीजें नोट हो चुकी हैं सर? बिल्कुल। देखो देखो पहले क्या कर लेते हैं सर, एक बात बताओ, ये भी 6.02 है, इसको नियरली 6 मान लेते हैं। एक काम ऐसा आराम से सॉल्व करते हैं सर, 6.02 को नियरली क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। तो 6 इंटू 3 कर दो, क्या हो जाएगा 18। पहले जितने भी कांस्टेंट है उनको सॉल्व कर लो। 6 इंटू 3 क्या हो गया सर 18, और फिर आपके पास क्या है 6.62, क्या है 6.62, इसको 6.6 मान लेते हैं। तो 18 से 6.6 में क्या कर देते हैं सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यार 18 में अगर 6.6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 18 6 क्या होता है 108, 108 का 8 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 10, एंड फिर 18 6 108, और 108 और 10 118 हो जाएगा। तो 118.8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि हमने किसका किसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया सर, ये गया और ये गया, तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो निकल के आया वो क्या है 118.8। ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इस चीज को लिखता हूं 118.8। एक सेकेंड, बिल्कुल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा समझेंगे, यहीं पे लोग परेशान होते हैं। 118.8 ये आ गया सर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, डिवाइडेड बाय लैम्डा भी साथ में चल रहा है, लैम्डा को छोड़ना नहीं है भाई। चलो अब बताओ पावर में क्या है, 10 की पावर 10 और 10 की पावर 23, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे सर 33, और 33 माइनस 27 कर लोगे तो क्या आ जाएगा 6। अबे 33 में से 27 माइनस करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा सर 10 की पावर 6। तो यानी कि सर जो आंसर आ गया है वो 118.8, ध्यान देना 118.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। यार एक काम करते हैं, डेसिमल को मूव कराते हैं। अगर डेसिमल को आप मूव कराओगे कहां पे लेके आना है सर, यहां पे लेके आना है। तो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स मूव करेगा तो 100 और मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.188 समथिंग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 का जो होगा 100 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर 10 की पावर 2। ये एड ऑन होके क्या बन जाएगा सर, ये एंड सो ऑन चलता रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 8, 10 की पावर 8, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर लैम्डा। क्या सर कोई ऑप्शन में ऐसा आंसर हमें दिख रहा है? देखो एक चीज याद रखना सभी लोग, इसमें अगर बहुत ही बेसिक नॉर्मल कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना एक एक पॉइंट पे, तो आंसर नहीं ला पाओगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बेसिक स्टेप्स ऐसे यूज होते हैं, जैसे मैंने देखा अप्रोक्सीमेशन में करके सॉल्व कर रहा था, यही पूरे केमिस्ट्री के अंदर ऐसे ही कैलकुलेशन का परफॉर्म है। यहाँ पे स्मार्टली सोचना कैसे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी अभी तुम्हें ये लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में हम लोग कैसे करेंगे। देखो पहले चीज एक चीज देख लो कि ये स्टैंडर्ड जो हमारे पास पावर आ रही 10 की पावर 8 कौन से वाले इसमें है, तो आप देखो कि इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है, सारे ही ऑप्शन में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ 10 की पावर 16 है, यहाँ 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 5, 10 की पावर 16। तो सिंपल सी बात है कि सर ऑप्शन नंबर 2 चमक गया है, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही आंसर होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि आप मुझे बताओ 1.188 यहाँ पे आया है, यहाँ पे 1.196 है, मतलब सर 8 को अपन क्या बना देंगे 9 बना देंगे। बोलो ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया कि नहीं? किस तरीके से हमने एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की, तुम्हें समझ में आया? बोलो एनर्जी की वैल्यू कैसे निकाली, तुम्हें समझ में आया? ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर तुम खुद से भी ट्राई कर लेना जब इसको सॉल्व करने लगना, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। अगला सवाल ये आपके सामने है भाई, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपसे बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और स्लाइड को कुछ भी हो चुका है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ध्यान से समझते हैं हम लोग। चलो यार, अब सर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझो बात को। पहले आप पॉज करो स्क्रीन और इसको ट्राई करो, ठीक है, फिर हम लोग इसको बताते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ना, एक बार रीड करना, तो मैं इसमें देखूंगा क्या ऐसे कंसेप्ट आ रहे हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर fall on a surface of a metal, electrons are emitted with the kinetic energy of 1.6 into 10 की power 5 joule mole inverse. What is the minimum energy needed to remove an electron from the metal? भाई सिंपल सी बात है, इस पूरे सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, you have to calculate the minimum energy to eject an electron from the metal surface। यार अगर आपको याद हो ना, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे पहले इसके कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ, फिर सॉल्यूशन बना दूंगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है
कि ये जो पूछना चाह रहा है, ये पूछ रहा है वर्क फंक्शन। क्या पूछ रहा है यार? ये पूछ रहा है वर्क फंक्शन। और तुमने ये बात बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि सर वर्क फंक्शन क्या होता था। देखो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया कि सर हमारे पास एक मेटल सरफेस है। क्या सर? एक मेटल सरफेस। अब इस मेटल सरफेस के अंदर क्या होंगे सर? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको भी पता है बहुत सारे क्या होंगे सर? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमने क्या किया सर? इस मेटल सरफेस के ऊपर हमने क्या इमिट करा है? फोटोन, हाई रेडिएशन फोटोन इसके ऊपर हमने इमिट कराया। सोचो जब सर फोटोन इसके ऊपर आकर के गिरेगा तो इस फोटोन के पास क्या होगी सर? इस फोटोन के पास क्या होगी सर? एनर्जी होगी। बहुत हाई रेडिएशन के साथ एनर्जी लेकर के आएगा और मेटल सरफेस पे टकराएगा। जब ये मेटल सरफेस पे टकराएगा तो इस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, वो उनके ऊपर क्या पड़ेगा? उनको फोर्स फील होगा। ठीक है। फिर जैसे ही उसके ऊपर आकर के एनर्जी टकराई, वो रेडिएशन टकराया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को क्या करेगा सर? छोड़ के बाहर निकलेगा। अब सबके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकल जाएगा या कुछ एनर्जी लेगा? भाई इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक मिनिमम एनर्जी ई मिनिमम लेता है निकलने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब सर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भागेगा। जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी? उस इलेक्ट्रॉन के पास सर होगी काइनेटिक एनर्जी। यानी कि सर ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दर्शाता है भाई। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब हम अगर बात करें तो सर ये पूरे कहानी में हमने क्या समझा? इस पूरे कहानी में हमने समझा कि सर कोई भी एक फोटोन आता है जो हाई एनर्जी का होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है? ई। और जब वो मेटल सरफेस पे टकराता है तो मेटल सरफेस एक मिनिमम एनर्जी लेकर के क्या होती है? इजेक्ट होती है। इजेक्ट मतलब बाहर निकलती है। और जो मिनिमम एनर्जी वो लेती है, उस मिनिमम एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं भाई? उस मिनिमम एनर्जी को अपन बोलते हैं ई नॉट। क्या बोलते हैं? ई नॉट। और फिर क्या करती है वो सर? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जब वो भागता है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तो इसी के साथ क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी। तो आपने इस फॉर्मूला को देखा होगा, एनर्जी का फॉर्मूला ये क्या निकल के आता है? ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ई नॉट को ही अपन क्या बोलते हैं भाई? वर्क फंक्शन बोलते हैं। और वर्क फंक्शन को आप देखते हो कैसे डिनोट करते हैं सर? वर्क फंक्शन को फाई नॉट से भी अपन डिनोट करते हैं। बोलो क्लियर है यहां तक? चलो अच्छा, यानी कि सर हमसे सवाल में क्या पूछा था? अब सभी लोग बताएंगे। सवाल में तो यही बात पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी कि सर कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, यानी मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है। और मिनिमम एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं भाई? वर्क फंक्शन बोलते हैं। यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर? ई नॉट की वैल्यू चाहिए। तो बताओ ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी कि सर पूरी फोटोन की बड़ी वाली एनर्जी माइनस ऑफ क्या कर दोगे सर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता चल जाएगा कि सर कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है यहां पे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमें क्या निकालने की जरूरत है? हमें निकालने की जरूरत है ई। अब सवाल को पढ़ते हैं, फिर हमें मैक्सिमम चीजें क्लियर होंगी। चलो यार, तो अब बताओ, वेवलेंथ दे रखा है 300 नैनोमीटर। फिर क्या दे रखा है? बोलो। फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है भाई। देखो देखो देखो, यानी कि सर अब हमें समझ में आ चुका है कि सवाल में क्या क्या हमें पता है। बोलो। सवाल में सर हमें काइनेटिक एनर्जी भी पता है और हमें ई नॉट तो निकालना है। बस ई निकाल दे, अपना काम बनता। अब भाड़ में जाएगी भाई एनटीए। ठीक है, तो बात को समझो। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सर सिंपल सा है कि हम ई निकाल दें। अब ई का फॉर्मूला क्या होता है? अब तुम्हें ई की वैल्यू बताने के लिए हम कोई सोचेंगे नहीं, क्योंकि अब अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है सर? एच सी अपॉन में लैम्डा। एक बार ई की वैल्यू निकाल के बताओ तो क्या आ रहा है भाई? एच सी बाय लैम्डा लगा दिया। चलो आओ जाओ ट्राई कराते हैं तुम्हें। तुम कहोगे अरे सर हम तो ट्राई किए, आया नहीं। अरे मेहनत करेगा तब तो आएगा। देख, ई की वैल्यू लगा भाई। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ई इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन में लैम्डा। ठीक है, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन में लैम्डा। अब सबके मन में एक दुख आ रहा होगा, और वो दुख क्या है? अब वो दुख नहीं आना चाहिए, ये भी मैं तुम्हें बता दूं क्यों। क्योंकि सवाल में क्या बोल रहा है कि सर आप जो भी काम करोगे, जो भी आप एनर्जी की बातें कर रहे हो, सारी चीजें जूल पर मोल में चल रही है।
यानी इसके पहले अभी तुम्हें मोल के बारे में मैं समझा के आ रहा हूं कि एनर्जी अगर मोल के टर्म में निकालनी है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आप E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा इंटू Na कर दोगे, इससे क्या निकल जाएगा कि सर एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी है, और वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब तो तुम शर्माओगे नहीं, अब तो तुम्हें समझ में आ चुका है। चलो अब बताओ H की वैल्यू क्या रखेंगे। अब जल्दी से E की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। H की वैल्यू क्या रखेंगे सर, ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 6.6 रखो, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये H की वैल्यू आ गई। अब सिंपल सा तुम्हें C की वैल्यू रखना है, C की वैल्यू भी रख दो 3 इंटू क्या रखोगे 3 इंटू 10 की पावर 8। अब यहीं पे अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी रख दो, क्या दे रखी है सर 6.022 है, हम लोग क्या लिख सकते हैं सर 6 ही मान के चलते हैं, तो मैंने सीधे लिख दिया 6 इंटू में 10 की पावर 23। अब यार यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या है लैम्डा, और यहाँ पे अब लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, तो मैं बताओ यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ भाई, सब लोग बताएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू क्या दे रखा है सर 300 नैनोमीटर, क्या दे रखा है 300 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, कौन बताएगा, बोलो जी बोलो। 300 नैनोमीटर को क्या करेंगे सर, मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और मीटर के कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ 300 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 9। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब हमें सिर्फ क्या करना है सर, बेसिक कैलकुलेशन करना है, सिर्फ हमें अब क्या करना है, बेसिक कैलकुलेशन। अच्छा एक 3 यहां भी पड़ा हुआ है यार, उड़ा देते हैं इसको। अगर इस 3 को उड़ाना है तो हाँ एक काम करते हैं ना, इसको ट्रांसफॉर्म करके लिख देते हैं यार, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं सर 3 इंटू में 100। अब बताओ 3 से 3 क्या हो जाएगा सर, फ्री हो जाएगा। अरे भाई अब 3 से 3 4 फ्री हो चुका है, और इस 100 को भी अपन क्या लिख सकते हैं सर, इस 100 को भी अपन लिख देते हैं 10 का स्क्वायर। वाह सर अब तो काम ही बन जाएगा, इसको भी हमने लिख दिया 10 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन होगी मजेदार, और सब सोल्यूशन भी होगा इसका मजेदार। कैसे सर, अब देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू जो पहले कांस्टेंट टाइप के नंबर्स हैं, या फिर जो मल्टीपल डायरेक्ट हो सकते हैं, जो पावर में नहीं है उनको पहले उनके साथ डीलिंग मारते हैं। देखो सर क्या है, यहाँ पे है 6.6 और फिर यहाँ पे क्या है 6। यार 6.6 और 6 का मल्टीप्लाई कर लो, क्या जा रहा है 6 6 36 का 6 कैरी 3 एंड 6 6 36 और 3 क्या हो जाएगा 39.6। अबे क्या आ गया 39.6 मल्टीप्लाई बाई। अब सारा सर काम क्या करना है आप कर डालो। देखो यहाँ पे क्या 10 की पावर 23 और 8, 10 की पावर 8 ऐड करोगे क्या होगा 31, और 31 और माइनस 34 कर दोगे तो क्या हो जाएगा -3, तो 10 की पावर -3 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -2, तो 10 की पावर -5 बन चुका है, और -5 इसको भी ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -5, और +9 करोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब तुम्हारे पास क्या बचेगा 10 की पावर 4। अच्छा किसी को सर समझ में नहीं आया आपने क्या किया। अबे यार अब ऐसी घटनाओं की बात तो तुम मेरे से मत ही करो। इधर देखो ये जो पावर चल रहा है 10 की पावर 23 है, तो मैंने 23 को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या है 8 है, तो मैंने 8 को ऐड कर दिया। फिर क्या है बता, फिर क्या है -34 है, तो यहाँ पे -34 कर दिया। अब बता, फिर बता ये 10 की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो देख मैंने यहाँ पे -2 भी कर दिया। अब बता 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9, दे देख +9 कर दिया। भाई इसको पूरा सॉल्व कर दे। कैसे सॉल्व करेगा, प्लस प्लस वाले को उठा ले, 23 और 8 कितने हो गए 31, 31 और 9 कितने हो गए 40, तो 40 माइनस और -32 -2 क्या हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। अबे 40 माइनस 36 का क्या आया 4 आया ना, इसी वजह से मैंने लिख दिया 10 की पावर 4। तो 39.6 इंटू क्या आ गया सर 10 की पावर 4। यार एक काम करते हैं, पॉइंट को मूव करके यहाँ पे लेकर के आते हैं, तो ई की वैल्यू क्या बन जाएगी सर, ई की वैल्यू बन जाएगी 3.96 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। अरे क्या हो जाएगा भाई 3.96 इंटू 10 की पावर -5। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अब सबको खुश हो जाना है सर, बिल्कुल खुश हो जाना है, क्योंकि हमने एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे निकाल रखी है। अब सभी लोग बताएंगे एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग यहीं पे सॉल्व कर रहे थे, बताओ एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है सर, तो बताओ ई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ई नॉट इज इक्वल टू एनर्जी की वैल्यू क्या है बोलो, अरे याद हो भाई एनर्जी की वैल्यू 3.96 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 माइनस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है बताओ। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल में, ये दे रखी है 1.68 इंटू 10 की पावर 5, यानी कि सर किससे माइनस कर देंगे 1.68 इंटू 10 की पावर 5। अब सबको खुश हो जाना है, क्योंकि सर दोनों की पावर क्या है 10 की पावर 5 10 की पावर 5, तो ये आराम से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं सर, किसको माइनस करना है, देखो भाई बिल्कुल आज तुम लोग को एकदम बच्चों वाला सब्ट्रैक्शन अपन करके दिखा रहे हैं। 3.96 और यहाँ पे क्या कर देंगे 1 पॉइंट क्या करेंगे भाई 6 और 8, इसको माइनस करो।
भाई 6 में से 8 जाएंगे नहीं, कैरी ले लोगे तो 16 में से 8 के क्या जाएगा भाई 8, यहाँ बचेगा 8 में से 6 गए 2, यहाँ बचेगा 2 में से 1 गए 1, तो क्या आ गया 1.28। यानी कि आप क्या कर दोगे सर 1.28 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, अरे बोलो यार 10 की पावर क्या हो जाएगा सर, 10 की पावर हो जाएगा 5। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये आपकी आ गई ई नॉट की वैल्यू। मतलब दिस इज द एनर्जी ऑफ, ये मिनिमम एनर्जी आ गई, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 1.28 इंटू 10 की पावर 5, कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर, ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है भाई। एक बात बताओ 1.28 समथिंग करके आ रहा है, बोलो 1.28 समथिंग करके आ रहा है, लेकिन पावर क्या है सर 10 की पावर 5 है एग्जैक्टली। अब 10 की पावर 5 एग्जैक्टली है, ऑप्शन में देखो 10 की पावर कितना डिफरेंस है, सीधे 5 6 4 और -19, पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी अप्रोक्सीमेट अगर अप्रोप्रिएट वैल्यू लोगे तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपको पता है कि ऐसी वैल्यू क्यों डिफर हो रही है, क्यों सर डायरेक्ट आंसर नहीं आ गया, डायरेक्ट आंसर इस वजह से नहीं आया, आपको भी पता है कि हमने यहाँ पे कितना अप्रोक्सीमेशन लिया है, कहीं पे हमने 6.626 पूरी वैल्यू नहीं ली, 6.6 ले ली। अब ये जज करना होता है, यही मेंटालिटी है। देखो मैं बता रहा हूँ नीट वाले बच्चे यहीं पे जाकर के फंस जाते हैं, वो एकदम एक्यूरेसी के साथ चलना चाहते हैं, भाई यहाँ ऐसा नहीं करना था, यहाँ आपको स्मार्टली वैल्यू लेनी है। मैं इसी वजह से आज न्यूमेरिकल के सवाल में आपको ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये क्लियर है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, ये रहा हमारा सवाल, नीट 2019 में पूछा गया है। एक बार इसको भी आप लोग पॉज करके सॉल्व करें, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन कराते हैं, ठीक है। आ जाओ। चलो भाई तुमने ट्राई कर लिया होगा, सभी ने कर लिया कि नहीं भाई, चलो वेरी गुड। अब सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसको हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से और सॉल्व करते हैं। चलो यार स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड। आ जाओ, देखो सवाल क्या कह रहा है, इन अ हाइड्रोजन एटम, ध्यान देना क्या बोला है सर, इन अ हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। भाई यानी कि इस सवाल में डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना है, सभी लोग तैयार रहना भाई, आज हम लोग मजेदार कॉन्सेप्ट करने वाले इस क्वेश्चन के लिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट। ध्यान देना ये बात, ये लाइन ध्यान देना, सेकेंड बोर ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा फॉर ई सेकेंड ऑर्बिट। सिंपल सी बात है, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना है, बस सवाल यही है। अब सर हम लोग देखेंगे कि इसमें बोर मॉडल और डी ब्रॉगली ने कैसे काम किया है, हम लोग उसका आपको रिलेशन बता देते हैं। आप रिलेशन एक बार देख जाओगे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। पहला सबसे बात क्या कर रहा है सर, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया सर, गिवन लिखना स्टार्ट करो। एन की वैल्यू हमें पहले से ही पता है सर, एन की वैल्यू क्या होने वाली है सर, 2 होने वाली है, ठीक है। अब सभी को पता होगा जो इलेक्ट्रॉन वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला NH/2π के इक्विवेलेंट के हिसाब से फोर्स बंधा हुआ होता है, तभी इलेक्ट्रॉन उस पर रिवॉल्व करता है, याद है वो रिलेशन। तो हमें पता है कि सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था MVR इज इक्वल टू NH/2π। कितने लोग को याद आ रहा है, MVR इज इक्वल टू NH/2π, याद आ रहा है सबको, याद आ रहा है ना भाई, बिल्कुल। तो हमने सर लिख दिया MVR इज इक्वल टू NH/2π। अब हमें पता चल गया कि सर अगर यहां पे कुछ कोरिलेशन बैठाया जाए 2πr, अब सोचो हम इसे किस तरीके से स्टैब्लिश करेंगे, किस तरीके से कुछ मोमेंटम का रोल बनाने के लिए काम करते हैं सर। 2πr को इधर, 2π को इधर लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे सर, अगर 2π को इधर लेकर के जाओगे तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 2πr इज इक्वल टू क्या बन जाएगा सर NH, और ये जो m है, बोलो 2π को आप इधर लेके गए और mv को नीचे लेके चले आओ, तो क्या बन जाएगा सर NH अपॉन में क्या बन जाएगा mv। अब सबके मन में सवाल आएगा सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एक रिलेशन याद है, और तुम्हें वो याद होगा कि नहीं, क्योंकि तुम और किसी रिलेशन पे ज्यादा ध्यान देते हो ना। तो हम आपको बता दें यहाँ पे वो रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सर हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। P इज इक्वल टू क्या होता है सर, मास इंटू में वेलोसिटी। अब बात को समझो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, लैम्डा इज इक्वल टू होता है H अपॉन में P। याद रखना लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन में P। अब सर यहाँ पे ये लैम्डा क्या है, दिस लैम्डा इज कॉल्ड, इसी लैम्डा को अपन क्या बोलेंगे यार, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यही लैम्डा की वैल्यू क्या है, इसी को अपन बोलते हैं सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वाह सर, यानी कि लॉजिक कुछ ऐसा चल रहा है। अब हम क्या करेंगे सर, इस mv की जगह क्या रख देंगे, इस mv की जगह रख देंगे अपन p। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πr इज इक्वल टू n इंटू में h अपॉन में, n इंटू में h अपॉन में क्या लिख देंगे सर p।
2 पाई आर इज इक्वल टू n इंटू में h अपॉन में क्या रख देंगे सर, p रख देंगे। अब मुझे एक बात बताना कि सर h बाई पी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, बोलो बोलो। h बाई पी की जगह हम लोग लिखने वाले हैं सर लैम्डा, क्योंकि अब हम लिखेंगे सर 2 पाई आर, बोलो बोलो 2 पाई आर इज इक्वल टू, अब बताओ h बाई पी की जगह हम लोग लैम्डा लिख देंगे तो n इंटू में क्या हो जाएगा सर लैम्डा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, लैम्डा की। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं और ध्यान से समझ में आएगा। यहां तक आप लोग पहले नोट कर लो, एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, यहां तक एक बार आप लोग नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। अब यानी कि सर 2 पाई आर इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा है, इस बात को हम लोग नोट करके चलेंगे। अब सवाल में समझेंगे सर क्या क्या हमें दे रखा है। n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, क्योंकि कौन सा सेल नंबर है, सेकंड। लैम्डा हमें निकालना है 2 पाई, तो चलो पाई की वैल्यू रख लेंगे, या फिर पाई के टर्म में ही सवाल है तो पाई की वैल्यू ऐसे रखनी है। और हमें क्या करना है सर, आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी हमें सर रेडियस निकालना पड़ेगा। सवाल अब थोड़ा सा गहरा बनेगा, क्योंकि सर यहाँ पे आर भी कैलकुलेट करना है, यानी अब हमें सर आर की जरूरत पड़ गई। कैसे करेंगे सर, चलो अब हम पहले आर निकालते हैं यार। आर का फॉर्मूला हमने आपको क्या सिखाया था, सोचो आर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको बताया था ना कि अगर, अच्छा चीजें पिकोमीटर में चल रही हैं, किस में चल रही हैं एक बार देख लेते हैं। चीजें किस में चल रही है सर, पिकोमीटर में, तो वो आर वाला रिलेशन वही लगेगा। आर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ा था, आर इज इक्वल टू 52.9, क्या बोला था, 52.9 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर अपॉन में जेड। और ये जो आपका आंसर आएगा किस में आएगा सर, पिकोमीटर में आएगा। यानी रेडियस हम लोग यहां से निकाल लेंगे सर। तो बताओ रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, रेडियस इज इक्वल टू 52.9, बोलो 52.9 मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू क्या है सर, एन की वैल्यू है 2। तो एन की वैल्यू अगर 2 है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 4। और बताओ जेड क्या है भाई, यहाँ पे कौन बोलेगा, कौन सा मेटल है, अबे सॉरी कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का तो 1 हो जाएगा ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी सर हम क्या कर देंगे 52.9 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो भाई, बताओ 4 9 से क्या हो जाएगा सर 36 का 6, कैरी 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 11 का 1, कैरी 1, 4 5 जा 20, और ये क्या बन जाएगा 21। तो 211.6 क्या आ गया सर, 211.6 पिकोमीटर। ये आपका क्या आ गया सर, रेडियस आ गया। सर ये तो बहुत लफड़ेबाज वाला सवाल था। अबे है आसानी, देख रहे हो, बस कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं। देखो यहाँ से केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, फिर क्या स्टार्ट हो रही है सर, मैथ स्टार्ट हो रही है। मैथ सर सपने में सताती है मैथ। चलो बताओ आर की वैल्यू क्या आ गया, 211.6 पिकोमीटर। यहाँ तक सब लोग साथ हो, चलो यार। अब बताओ हमने क्या कैलकुलेट करना था सर, हमें तो निकालना था लैम्डा। अब बताओ इसका फॉर्मूला लिखो, 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या था सर, एन इंटू लैम्डा। तो अब लिखो 2 पाई आर, क्या लिखोगे 2 पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू में लैम्डा। अब यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करो। हम लोग यहाँ पे रख देंगे सर 2 इंटू में पाई इंटू रेडियस की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली क्या सर 211.6 इज इक्वल टू एन, मतलब क्या, एन इंटू लैम्डा का मतलब क्या, एन आपका क्या है बोलो, एन आपका शेल नंबर है, तो यहाँ आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। सब लोग साथ हो। अब बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 211, क्या हो जाएगा 211.6 डिवाइडेड बाई 2। भाई 2 से 2 मर जाएगा, अरे सॉरी ये क्या कर दिया सर 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 211.6 पाई पिकोमीटर। क्या आ जाएगा सर, लैम्डा इज इक्वल टू 211.6 पाई पिकोमीटर। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है 211.6, 211.6 पिकोमीटर किसमें आ रहा है सर, 211.6 पिकोमीटर मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बोलो सबको, सब लोग यहाँ तक साथ हो। भाई आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशंस खत्म होती है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो पीवाईक्यू सीरीज होती है यार वो भी खत्म होती है। और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और उसमें हम लोग पीवाईक्यू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। तो ओके, बाय बाय।